बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक गणसंघ या गणराज्य प्रश्न गणसंघ या गणराज्य का वर्णन करें उत्तर संस्कृत में गण शब्द और पाली का अर्थ जनजाति होता है। इसका उपयोग परिचारकों के एक निकाय को संदर्भित करने के लिए भी किया जा सकता है और समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गठित किसी भी सभा या पुरुषों के संघ को संदर्भित कर सकता है जो किसी दिए गए समुदाय की सभा को दर्शाता है। संस्कृत में संघ शब्द का अर्थ संघ, सभा, कंपनी या समुदाय है। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म में संघ भिक्षुओं यानी भिक्षुओं और भिक्षुणियों यानी नन के मठवासी समुदाय को संदर्भित करता है। गण संघ शब्द का अनुवाद शासन द्वारा जनजातीय सभा के रूप में किया जा सकता है। एक निकाय जैसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में, जो प्राचीन भारत में महान राज्यों के लिए अक्सर संदर्भ देते हैं, ग्रंथ अक्सर एक प्रकार के कुलीनतंत्र या शासन को संदर्भित करने के लिए वाक्यांश का उपयोग करते हैं। राजशाही के विपरीत महाजनपदों में प्राचीन भारत में 16 महान राज्य, 2 गण संघ शासन का पालन किया। विज्जी और मल्लकास इन महान राज्यों के पास कई छोटे राज्यों और जनजातियों में भी सरकार का गण संघ रूप था, जैसे कोलीय और शाक्य, वह छोटा आदिवासी राज्य जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि गण संघ आमतौर पर भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से प्रमुख प्राचीन भारतीय राज्यों की परिधि में स्थित थे और हिमालय के पास उच्च भूमि पर कब्जा करने की प्रवृत्ति रखते थे। यहाँ वर्णित विज्जी, मल, कोलिय और शाक्य के गण संघ हिमालय की तलहटी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पास, बिहार, नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। इसके विपरीत, एक राजशाही सरकार साम्राज्य का पालन करने वाले राज्य आम तौर पर गंगा के बाद के मैदानों में स्थित थे। बौद्ध स्रोतों के अनुसार, गण संघ की प्रमुख विशेषताओं में एक सम्राट यानी राजा और एक विचारशील सभा यानी संघ शामिल हैं। गण संघ द्वारा चुने गए सम्राट स्पष्ट रूप से हमेशा क्षत्रिय वर्ण के कुलीन वर्ग के परिवार से संबंधित होते थे। सम्राट ने अपनी गतिविधियों को विधानसभा के साथ समन्वयित किया। कुछ राज्यों में उन्होंने अन्य रईसों की एक परिषद के साथ ऐसा किया। सभा नियमित रूप से मिलती थी और राज्य के सभी प्रमुख निर्णयों पर चर्चा करती थी। इस निकाय के पास पूर्ण वित्तीय, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी थे। अन्य अधिकारियों, जिनका शायद ही कोई उल्लेख मिलता है, ने सभा के निर्णयों का पालन किया। गण संघों की सामान्य रचना या तो एक ही गोत्र जैसे शाक्य या कुलों का संघ जैसे विज्जी थी। अधिकांश गण संघ स्वभाव से कुलीन थे। उदाहरण के लिए, लिच्छवी, विज्जी के शासक कबीले के पास 7,707 राजाओं का एक प्राथमिक शासी निकाय था, जो सबसे महत्वपूर्ण परिवारों के प्रमुख थे। दूसरी ओर, शाक्यों और कोलियों के छोटे राज्य, गौतम बुद्ध के आसपास की अवधि के दौरान, अमीर और गरीब सभी पुरुषों के लिए सभा खुली थी। आमतौर पर माना जाता है कि भारत में गण संघ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में थे और कुछ क्षेत्रों में 4ठी शताब्दी तक बने रहे। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के समय के विभिन्न प्राचीन भारतीय राज्यों के कई विवरण प्रदान करते हैं, जिसमें उनकी सरकारें और राजनीतिक कामकाज शामिल है। बड़े महाजनपदों में, कुशीनगर शहर में केंद्रित मल और वैशाली शहर में केंद्रित विज्जी या विजित संघ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में था और उनके दोनों प्रशासनों को कार्यकारी, न्यायिक में विभाजित किया गया था। यहाँ तक कि महाजनपदों के अन्य राज्य में भी उनके राजतंत्रीय शासन में राजकुमार के समुदाय जैसे गणतांत्रिक समुदाय भी शामिल होते थे। कुशलता से शासन करने के तरीके पर सम्राटों के लिए एक प्राचीन भारतीय हस्तपुस्तिकायत शास्त्र, जिसे अक्सर प्राचीन भारत के राजकुमार के रूप में उपनाम दिया जाता है,
में संघों यानी विधानसभाओं से निपटने के तरीके पर एक अध्याय भी शामिल है, जिसमें महान नेताओं को हेरफेर करने के लिए निषेधाज्ञा शामिल है। भारतीय स्रोतों के बाहर, एक यूनानी इतिहासकार डियोडोरस, जिसने सिकंदर महान के भारत अब पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण के समय के 2 सदियों बाद लिखा था, बिना कोई विवरण दिए उल्लेख करता है कि भारत में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य मौजूद थे। आधुनिक विद्वान 3री शताब्दी ईसा पूर्व के समय लोकतंत्र शब्द पर ध्यान देते हैं और बाद में गिरावट से पीड़ित थे और इसका मतलब किसी भी स्वायत्त राज्य से हो सकता है, चाहे प्रकृति में कितना भी कुलीन वर्ग हो। गण संघ सरकारों का वर्णन करने के लिए विद्वानों में मतभेद है और साक्ष्य की अस्पष्ट, छिटपुट गुणवत्ता व्यापक असहमति की अनुमति देती है। कुछ लोग विधानसभाओं की केंद्रीय भूमिका पर जोर देते हैं और इस प्रकार उन्हें लोकतंत्र के रूप में पेश करते हैं। अन्य विद्वान नेतृत्व के उच्च वर्ग के वर्चस्व और विधानसभा के संभावित नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक कुलीनतंत्र या अभिजात वर्ग को देखते हैं। एक अन्य मुद्दा 4 स्तरीय वामा वर्ग व्यवस्था का बना रहना है। प्रत्येक विशेष जाति के सदस्यों के कर्तव्यों और विशेषाधिकार किसी अन्य आदेश के साथ भोजन साझा करने पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कठोर संस्थाओं की औपचारिकता की परवाह किए बिना राज्य में भूमिका निभाने वाले सदस्यों को प्रभावित कर सकते थे। इन जाति व्यवस्था की सीमाओं के पार नागरिक समानता की किसी ठोस धारणा की अनुपस्थिति कई विद्वानों को यह दावा करने के लिए प्रेरित करती है कि गण संघों की वास्तविक प्रकृति वास्तव में लोकतांत्रिक संस्थानों के साथ तुलनीय नहीं है। थापर के अनुसार, गण संघों में केवल 2 वर्ग थे, क्षत्रिय राजकुल और दास कर्मकार। गण संघों के क्षत्रिय ऐतिहासिक वैदिक धर्म का पालन नहीं करते थे, जिसके कारण एक ब्राह्मण लेखक स्रोत ने उन्हें पतित, क्षत्रिय या शूद्र कहा। दास कर्मकार, घरेलू दासों और भूमि पर काम करने वाले मजदूरों से बनते था। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने गणसंघ या गणराज्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.